ओके, ये बताइए किरचॉफ के रूल्स आपने पढ़े थे। किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड रूल क्या है? इसके मुताबिक सम ऑफ ऑल द करंट meeting at a point is zero। किसी भी पॉइंट पर मिलने वाले तमाम करंट का सम ज़ीरो होता है। ये अगर कोई पॉइंट है, इस पर डिफरेंट करंट आकर मीट करते हैं, I1, I2, I3 और I4, तो इन तमाम का सम क्या होगा? ज़ीरो। कहीं से करंट आ रहा होता है और कहीं को जा रहा होता है। अगर ये नोड है, पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट की तरफ करंट आता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो पी पॉइंट से अवे जाता है उसे नेगेटिव लेते हैं। किरचॉफ रूल के मुताबिक सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी ज़ीरो। इन तमाम करंट का सम कर लें, आंसर क्या होना चाहिए? ज़ीरो। यूँ में लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये है करंट मूविंग टूवर्ड ए पॉइंट, और ये है करंट मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट। जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ जाता है उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे जाता है। ठीक है, करंट मूविंग टुवर्ड पॉइंट इज इक्वल टू करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। दोनों की वैल्यू क्या होती है? हमेशा सेम होती है। तो ये पहला रूल है। अगर कि ऊट पटांग सी शक्ल बना दें, यहाँ 11 एम्पेयर है और इधर 13 है, 13 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 ही होगा, और यहाँ पे है 9 एम्पेयर। तो यहाँ करंट की वैल्यूज़ क्या होंगी? यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा? करंट मूविंग टुवर्ड should be equal to current moving away। अब ये 11 है, इधर कितना है? 13। तो गोया 11 और 2 मिलेंगे तो टोटल 13 होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2 एम्पेयर। ठीक है, मिलेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? 13 में। अब टोटल 13 जा रहे हैं, उसमें से 7 यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचेगा? 6 एम्पेयर। ये 7 ही इसमें फ्लो करेगा। 7 डिवाइड नहीं होता, उसका एक ही रास्ता है। अब 13 टोटल आ रहे हैं, उसमें से 9 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 4 एम्पेयर। तो आपको कैलकुलेशन में बताना होता है किस ब्रांच में कितना करंट है। ठीक है, ऐसी कुछ शक्लें गिवन होती हैं और कोई कहीं पे मिसिंग होता है, वहाँ करंट बताना होता है कितना है। किरचॉफ सेकंड रूल क्या है?
sum of all the voltage changes along closed path sum of all the voltage changes along closed path is 0। जो किरचॉफ सेकेंड रूल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और जो फर्स्ट लॉ था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है और एनर्जी भी होता है। इसको बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दोनों ओबे करते हैं। अगर कोई क्लोज सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टर हैं, कुछ बैटरीज हैं, कुछ रेजिस्टर्स हैं, तो इन तमाम में सम ऑफ ऑल द वोल्टेज क्या होनी चाहिए? 0। फर्ज करें आई करंट सर्किल में फ्लो कर रहा है ड्यू टू सम चार्ज। तो पहली बैटरी इसके पोटेंशियल कितना है? E1। रेजिस्टर में हमेशा पावर डेसिपेट होती है, एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पोटेंशियल चेंज को नेगेटिव लें, -IR1। पॉजिटिव टू नेगेटिव में पोटेंशियल चेंज नेगेटिव ली जाती है, रेजिस्टर में नेगेटिव लेते हैं। इन तमाम वोल्टेज का सम क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन किरचॉफ सेकंड रूल को रिप्रेजेंट कर रही है। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज 0 होता है व्हेन यू ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से आप सर्किट में जा रहे हैं उस वोल्टेज चेंज को पॉजिटिव लिया जाता है। ये सीखे भी आता है कि व्हेन यू ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, थ्रू सर्किट जाना होता है, ऐसे नहीं जाना होता, थ्रू सर्किट। When you traverse from positive to negative, then potential change is taken positive, and when you move from negative to positive, then potential change is negative। मतलब अगर आप पॉजिटिव से सर्किट में जा रहे हैं तो ये प्लस चेंज है, अगर नेगेटिव से सर्किट में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव चेंज होती है। ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। व्हाट इज करंट इन द सर्किट? सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है? इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। ये भी क्या होगी? पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। तो सेम डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। करंट की डायरेक्शन का फैसला बड़ी बैटरी करती है। जो बड़ी बैटरी का पोटेंशियल होगा, करंट की वही डायरेक्शन है। क्योंकि यहाँ दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट कैसे करती हैं? अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिल जाए, फिर उसका पॉजिटिव नेक्स्ट के नेगेटिव से, ये बैटरी सीरीज़ में हैं, सपोर्ट करती हैं, इनकी वोल्टेज आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर एक 4 वोल्ट है और एक 8 वोल्ट है, कुल कितना होगा? 12 वोल्ट।
तो इसकी टोटल वोल्टेज कितनी है 8 और 4 12। सीरीज़ में रेजिस्टेंस हैं कुल, इक्विवेलेंट भी क्या होगी 6 और 2 8 ओम। और पोटेंशियल कितना है 12। करंट कितना होगा V/R। तो 1.5 एम्पेयर आ गया। ये 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। ये 2 ओहम है और ये 1 ओहम है। अब बताइए करंट कितना होगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से वे जाना होता है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनकी टोटल वोल्टेज कितनी होगी 5 और 2 7। ये इनके अपोजिट है तो टोटल 1 वोल्ट बचेगी। गल समझ आई। सीरीज पैरेलल की बात कर रहे हैं, जो प्लस माइनस होता है और ये प्लस माइनस हो जाए तो ये आपस में पैरेलल हैं। ये अगर 5 है ये 6 है तो बाकी कितना बचेगा किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है तो 1 बचेगा और ये उसके फिर अपोजिट है। आप यूँ कह लें जो आपस में है सीरीज़ में, पहले उनको जमा कर लें। ये 5 है ये 2 है क्योंकि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिला हुआ है। ये दोनों सीरीज़ में 5 + 2 कितना हो गया 7 वोल्ट और ये इनके पैरेलल है। पैरेलल में माइनस करते हैं, समझ आई। तो करंट की डायरेक्शन किसकी कैसे होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इन दोनों की ताकत ज़्यादा है 7 की, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओवरऑल सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। रेजिस्टेंस सीरीज में है 2 और 1 3 हो गई तो करंट होगा V/R 1/3। समझ आई। Electric power and power dissipation. इलेक्ट्रिक पावर जो पावर बैटरी सप्लाई करती है, ये कोई रजिस्टर है, ये आपने सोर्स बांध दिया जिसकी ईएमएफ क्या है ई के बराबर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता क्या है जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं किसके साथ, एटम्स ऑफ कंडक्टर के साथ। इलेक्ट्रॉन और एटम की कोलिजन को रेजिस्टेंस कहते हैं। सर्किट की रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, बहुत सी पावर ज़ाया होती है। जो पावर इलेक्ट्रॉन की ज़ाया होती है उसको डेसिपेशन कहते हैं, पावर डेसिपेशन, ठीक। और जितनी पावर बैटरी प्रोवाइड करती है करंट को मेंटेन रखने के लिए उसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। फर्ज करें अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं और यहाँ उनकी पावर थी, कितनी पावर थी 10 वाट। यहाँ पहुँचे तो कितनी बच गई 2 वाट बच गई।
अब ये और चक्कर नहीं लगा सकते, क्या करना पड़ेगा, इसको इनको बैटरी में से गुजारा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बैटरी में से गुजरेंगे तो बैटरी उनको उतनी पावर दोबारा प्रोवाइड कर देती है जितनी वो डेसिपेट कराते हैं। तो जो बैटरी ने प्रोवाइड की और जो रेजिस्टेंस में डेसिपेट हुई 10-2, अगर दोनों बराबर हों तब सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। इफ़ पावर डेसिपेटेड इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड देन करंट शुड रिमेन कांस्टेंट। अब बैटरी कितनी पावर प्रोवाइड करती है, अगर ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर चार्ज। बैटरी का काम चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देना, चार्ज पार्टिकल पे वर्क करना होता है। वर्क किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। अगर बैटरी ने ये काम किया तो पावर कितने डिलीवर की, पावर होती है वर्क बाय टाइम, क्यू वी डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करंट होता है, तो करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ये वो पावर है जो बैटरी प्रोवाइड करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। अगर ये रेजिस्टर R है तो इतनी ही पावर रेजिस्टर में ज़ाया भी होती है। इसकी एक और फॉर्म यूँ ली जा सकती है, क्योंकि V = IR होता है। इस इक्वेशन में V की जगह IR पुट कर लें तो पावर बराबर है I × IR, इट इज़ I² R। तो जो रेजिस्टेंस की फॉर्म में होती है उसको हम अमूमन डेसिपेशन कहते हैं। रेजिस्टर R में जितनी पावर ज़ाया हुई वो I² R है। इसी तरह यहाँ से अगर करंट की वैल्यू मालूम कर लें, V/R है, करंट की वैल्यू पुट कर लें इस जगह, तो पावर की एक और फॉर्म बन जाती है V²/R। तो 3 इक्वेशन हैं पावर की, VI भी है, I² भी है और V²/R भी होती है। वैल्यू सबकी बराबर है, किसी को अब चाहे इलेक्ट्रिक पावर कह दें, किसी को डेसिपेशन कह दें, वैल्यू सबकी सेम ही होती है। फ़र्क क्या है, जो बैटरी प्रोवाइड करती है वो इलेक्ट्रिक पावर है और जो ज़ाया होती है वो डेसिपेशन है। ये पावर कहाँ जाती है, कहाँ जाती है पावर, ये हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। इलेक्ट्रॉन हर दफ़ा एनर्जी लेते हैं बैटरी से, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में सेल की, तो उनकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो हीट की शक्ल में डेसिपेट होती है। जो हीट का फार्मूला होता है वो पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो हीट डेसिपेशन होती है VIT I²RT और V²/RT। The rate at which heat is dissipated is, ऑप्शन है I²RT, B है ले, क्यों, इनने मैंने हीट के फार्मूले लिख दिए। जहाँ रेट ऑफ हीट है वो फिर पावर बन जाती है। जहाँ रेट ऑफ हीट आ जाएगा वो पावर, उसका फार्मूले ये तो हो सकते हैं मगर ये नहीं हो सकते। तो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ हीट पावर होती है, हीट नहीं होती। अक्सर ये सवाल आते हैं, 2 बल्ब हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये 100 वाट है और ये 200 वाट का है। इसको बंद करना। एक 100 वाट है, ऊपर से कुंडी लगा दो।
एक 100 वाट का है और एक 200 वाट का, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है? और ये भी दो बल्ब हैं, पैरेलल है, ये 100 वाट का, ये 200 वाट का। इनमें किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है? 200 वाट वाले की या 100 वाट वाले की? जहाँ सीरीज़ में होता है वहाँ करंट कांस्टेंट होता है। जहाँ करंट कांस्टेंट हो फार्मूला I स्क्वायर R लगाते हैं, वहाँ पावर डायरेक्टली होती है R के। तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर पैरेलल है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट हो वहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर यहाँ इन्वर्सली होगा R के। तो हमारे जो सर्किट हैं सारे, ये डिफरेंट लाइट लगी होती हैं, पंखे लगे होते हैं, ये सारा पैरेलल कम्बिनेशन होता है। जो हाउस होल्ड फिटिंग होती है इसमें पैरेलल कम्बिनेशन होता है ताकि सबको सेम वोल्टेज सप्लाई हो सके। इसलिए हम जनरली कहते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। इनमें कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा? ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होती है? ब्राइटनेस का ताल्लुक जो है इन्वर्सली होती है रेजिस्टेंस के। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी ब्राइटनेस बल्ब की ज़्यादा होती है। ये दो डिफरेंट सर्किट हैं, 12 वोल्ट सप्लाई किया और 9 वोल्ट, दोनों को 12 और 9 वोल्ट सप्लाई किया। ये 3 ओहम है और ये 6 ओहम है, ये 2 ओहम और ये 4 ओहम। इसका नाम मैंने रख दिया कि ये एक्स रेजिस्टेंस है, ये वाई रेजिस्टेंस है। ऑप्शन ये है कि क्या पावर इन एक्स बराबर है पावर इन वाई के, पावर इन एक्स ग्रेटर देन पावर इन वाई, पावर इन वाई ग्रेटर देन पावर इन एक्स, या कोई भी सही नहीं है। इन दो रेजिस्टेंस में बताइए किस में पावर ज़्यादा है, एक्स वाले में या वाई वाले में? पावर का फार्मूला वही I स्क्वायर R होता है। तो हमें पहले क्या मालूम करना पड़ेगा? सर्किट में करंट कितना है। करंट कैसे मालूम करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस है इसकी 9, टोटल वोल्टेज है 9, करंट कितना हो गया 1 एम्पेयर। इसमें करंट कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओहम और कुल वोल्टेज है 12, यहाँ करंट V/R 2 एम्पेयर होगा। अब इसमें पावर I स्क्वायर R, करंट है 1 का स्क्वायर 1 × 6 तो 6 वाट होगी। जबकि इसमें पावर I स्क्वायर R, करंट इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर × 4 तो ये 16 वाट आ गई। सो पावर इन Y इज़ ग्रेटर देन पावर इन X। Y रेजिस्टेंस में पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू X। तो समझ आई? ये सर्किट है, उसको कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ EMF से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? फर्ज करें इस सर्किट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं,
अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एंड तक तो पहुंच जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव एंड तक तो इस तरह से पहुंच गए। अब इनको जानना है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव इतने आराम से नहीं जाएंगे, बल्कि बैटरी को इन्हें धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। जो बैटरी वर्क करती है चार्ज पार्टिकल पर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यही बैटरी का वर्क उन चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बन जाता है, और इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहा जाता है। और इसका यूनिट क्या होता है, जाउल पर कॉलम वोल्ट होता है, न्यूटन इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। सर्किट के रेजिस्टेंस क्या है, R। सर्किट में करंट क्या होगा, अमूमन जितनी बैटरी पावर प्रोवाइड करती है उतनी रजिस्टर में ज़ाया होती है। VI=I²R। यहाँ से करंट की वैल्यू E/R होगी। तो वही ओम लॉ है। E क्या है, वोल्टेज है, E को मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ, तो ये EMF है। तो V=IR से करंट आ गया। मगर इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की अपनी रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करें, तब करंट होता है ER+R। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आई? इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है, E=IR+R। IR वो वोल्टेज है जो बैटरी के दोनों टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, और इस IR को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सो E=VT+IR। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू मालूम करें तो E-IR होती है। सो टर्मिनल वोल्टेज इज़ लेस दैन EMF। EMF, फर्ज करिए ये सेल की वोल्टेज, मेरे पास सेल है, कितने वोल्ट का सेल है, 6 वोल्ट का सेल है, 6 वोल्ट का सेल है, तो इसकी EMF 6 वोल्ट है। जितनी ये वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट में पैदा करेगा वो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये कितने पैदा कर रहे हैं, फर्ज करें 4 वोल्ट पैदा कर रहा है, तो सोर्स 6 वोल्ट का है मगर एक्सटर्नल सर्किट में कम वोल्टेज पैदा कर रहा है। तो इस इक्वेशन से आप टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जब करंट सर्किट में ज़ीरो हो जाएगा तो भी EMF मौजूद रहेगी, EMF ख़त्म नहीं होती, मगर फिर टर्मिनल वोल्टेज, इसमें करंट ख़त्म हो जाएगा, इसमें टर्मिनल वोल्टेज नहीं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, काज है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफ़ेक्ट होता है। EMF क्या है, काज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। ये एक MCQ आया था कभी, इनमें से काज कौन सी है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इफ़ेक्ट होता है, EMF काज होती है। अगर मैं करंट की ये वैल्यू पुट करूं पावर की इक्वेशन में, करंट की जगह E/R+R, तो कुछ फार्मूला बन जाते हैं E²R² + R² + 2RR। यूँ भी लिख सकते हैं E² R² -2RR + 4RR। E²R/R का स्क्वायर +4RR। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब होती है, when external resistance is equal to internal। तो पावर मैक्सिमम होगी E²R डिवाइडेड बाई, ये ख़त्म हो जाता है 4RR E²/4R। ये भी MCQ में आता है कि मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या है। अब चाहे इसमें स्मॉल r लिख दें या कैपिटल R लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि R = R है।
EMF of 15 volt is supplied across ends of conductor where terminal voltage is 5 volt. If current of 2 ampere pass through the circuit, find internal resistance. तो ये इक्वेशन है VT इज इक्वल टू E माइनस IR. इसमें क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए. EMF ऑफ 15 वोल्ट. तो सोर्स जो है E की वैल्यू वो 15 वोल्ट है. टर्मिनल वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है. तो ये तो आसान है, R मालूम हो सकता है. $100 volt of source having 2 ohm of internal resistance. Is applied across three ohm resistance find terminal voltage. पहले तो आपको करंट मालूम करना होता है. करंट किसके बराबर होता है? R प्लस R. सोर्स है 100, इंटरनल और एक्सटर्नल 5 प्लस 2, 3 प्लस 2. तो ये 5 हो गया. 20 एम्पेयर का करंट आ गया. फर्स्ट आपको करंट मालूम करना है, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज मालूम कर लें E माइनस IR. E 100 है और करंट कितना है? 20 मल्टीप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस है 2. तो ये 60 वोल्ट आ गए. एक टॉपिक आखिरी है पोटेंशियोमीटर का. It's a device used as voltage divider can measure EMF of cell, can compare ये एज ए वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल होता है. इसकी मदद से आप EMF ऑफ सेल मालूम करते हैं. इसकी मदद से आप किसी भी 2 सेल की EMF को कंपेयर करते हैं. ठीक. इसकी शक्ल कैसी होती है? जस्ट एक तार है
लगभग 4 मीटर लंबी तार होती है। उसके साथ एक बैटरी को बांधते हैं जिसकी वोल्टेज का पता है, ये नॉन ईएमएफ है, इसकी वोल्टेज का पता होता है। एक इसमें वेरिएबल पॉइंट होता है सी। फर्ज करें ये वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो ए और बी के दरमियान कितनी वोल्टेज होगी? वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी 100 वोल्ट होगी। ठीक, जब आप फुल लेंथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फुल रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वोल्टेज किसके बराबर होती है? V इज इक्वल टू आई आर 100 है। इसी फार्मूले से करंट क्या होता है? V ओवर R। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल पॉइंट C, इस पर A और C के दरमियान वोल्टेज मालूम करें, तो क्या ये भी 100 वोल्ट होगी? नहीं होती, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस का डिपेंड किस पे होता है? लेंथ पे होता है। जब लेंथ कम हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो गई, ए और सी के दरमियान जो वोल्टेज है वो आई आर होती है। इसमें करंट की वैल्यू ये पुट कर ली जाए तो V ओवर आर मल्टीप्लाई आर, इसे लिखते हैं R ओवर आर मल्टीप्लाई V। तो चूँकि R और R बराबर नहीं है, लिहाजा AB और AC में वोल्टेज भी बराबर नहीं है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो ये वोल्टेज बड़ी है, ये वोल्टेज कम है। ठीक, तो आप R को बढ़ाते जाएं, ए और सी के दरमियान वोल्टेज बढ़ती जाएगी। गोया इसको अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो वोल्टेज कितनी होगी? फ़र्ज़ करें 50 वोल्ट होगी। टोटल कितनी है? 100। इसको मैं यहाँ लेकर गया 75 वोल्ट हो गई, यहाँ लेकर गया तो टोटल 100 हो गई। तो जब आर और आर बराबर हो जाएंगे तब दोनों की वोल्टेज बराबर होती है। तो ये जो वेरिएबल पॉइंट होता है ये आपको वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ देता है। तो सी पॉइंट को आप तार पे स्लाइड करते रहें, लेंथ को चेंज करते रहें, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल। इस अरेंजमेंट को पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। आपको जितनी वोल्टेज चाहिए लेंथ की एडजस्टमेंट से आप हासिल कर सकते हैं। ठीक, अब ये किस सेल की ईएमएफ को मेजर कैसे करता है? याद रखिएगा, किसी भी पोर्शन की, मसलन मैं इस पोर्शन की वोल्टेज मालूम करना चाहता हूँ, तो उसका फार्मूला क्या है? V डैश, ये V है। V डैश किसके बराबर होगा? इस पोर्शन की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। ये रूल है इस टुकड़े की वोल्टेज मालूम करने का। इस पोर्शन में रेजिस्टेंस क्या है? डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है? मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। अब चूंकि रेजिस्टेंस का डिपेंड लेंथ पे होता है, ये टोटल लेंथ कैपिटल L हो, ये स्मॉल लेंथ स्मॉल l हो, तो जो रेजिस्टेंस की रेशियो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की रेशियो के। तो ये फार्मूला यूँ भी बन जाता है L ओवर L मल्टीप्लाई फी। रेजिस्टेंस की रेशियो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की रेशियो के। अब ज़्यादा इजी है कैलकुलेट करना, ये लेंथ देख लें कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ क्या है? मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो यूँ भी इस पोर्शन की रेजिस्टेंस आ जाती है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ सेल, वो कैसे करते हैं? ए और बी के दरमियान टोटल वोल्टेज V है। आपको ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, आपको जिस सेल की ईएमएफ मालूम करनी है उसे कनेक्ट कर दें। यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और उसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच करें। और ये स्लाइडिंग है, जॉकी है जो स्लाइड करती है तार के ऊपर, इसे जॉकी भी कहते हैं। तो जॉकी ने स्लाइड करना है किसके ऊपर? तार के ऊपर। आप इसको स्लाइड करते जाएं। क्योंकि मुझे इस सेल की वोल्टेज का पता नहीं है कितनी है, मैंने इस सेल की वोल्टेज मालूम करनी है। क्या करना है? किसी तरह से आप इस पोर्शन की वोल्टेज को सेल के बराबर कर लें। किसी तरह इस पोर्शन की वोल्टेज को सेल के बराबर करते हैं। पता कैसे चलेगा? जब गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो आप क्या करें? सी को स्लाइड करते जाएं और इस गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन को चेक करते जाएं। जब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गई, गोया इस पोर्शन की वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो गई। इस पोर्शन की वोल्टेज को मालूम करने का असूल है हमारे पास, ये टोटल लेंथ है और ये स्मॉल लेंथ है। क्या असूल है? V डैश इज इक्वल टू L बाई L मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज।
अब ऐसा क्यों हुआ, गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों बैटरी मैंने पैरेलल रखी हैं, ठीक है। एक इसमें वोल्टेज है और एक इसमें वोल्टेज है। दोनों बैटरी जब अपोजिट होंगी तो उनका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव जब इसके पॉजिटिव से मिलाएंगे तो ये बैटरीज पोटेंशियल पैरेलल हो गया। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? ऐड नहीं होती, सब्ट्रैक्ट होती है। जब नेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने करंट गैल्वानोमीटर में करंट को ज़ीरो करना होता है और इस पोर्शन की वोल्टेज मालूम कर लेते हैं जो किसके बराबर होती है? सेल के बराबर। अगर दो सेल को कंपेयर करना हो तो पहले आप एक सेल को रख दें जिसकी EMF फर्ज करें E1 है और उसका नल पॉइंट मालूम कर लें। नल पॉइंट से क्या मुराद है कि जहाँ पर गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो हुआ वो उसका नल पॉइंट फर्ज करें L1 है। अब इसकी जगह दूसरा सेल रख दिया जिसकी EMF E2 है और इसका भी नल पॉइंट मालूम करें जहाँ गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाए। फ़र्ज़ करें ये नई लेंथ L2 है तो E2 की वैल्यू क्या होगी? L2/L मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज फी। अगर दोनों की रेशो मालूम कर लें तो ये सिंपल लेंथ की रेशो पर डिपेंड करेगी। तो आपके ने मेजरमेंट नहीं करने, जस्ट बताने दोनों सेल में से कौन सा बड़ा है। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो बड़ा सेल होगा। मेजरमेंट नहीं करनी, जस्ट कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन का फैसला कौन करेगा? नल पॉइंट की लेंथ फैसला करेगी। जिसका नल पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी। कुछ समझ आई? चल, थैंक यू।